लोकतंत्र जब खतरे में आए, युवा, किसान और महंगाई जब सर चढ़ जाए, जनता के उन मुद्दों पर फिर होती है हमारी नजर। देखिए मेयर यानी नंदिनी मल्होत्रा के साथ युवा अधिकार। नमस्कार, मैं नंदिनी मल्होत्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम युवा अधिकार में। भारत में अधिकार जनसंख्या युवा मस्तिष्कों से भरी हुई है, जहां हमें युवाओं के अधिकारों को स्वीकार करना और सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा अधिकार एक ऐसा शब्द है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रगति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अधिकारित करता है। हमारे युवा ऊर्जा, नवचार और उत्साह से संपन्न हमारे देश के भविष्य को रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका शिक्षा का अधिकार है जो उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान की संभावना देता है, जो एक सकारात्मक लोकतांत्रिक समाज को प्रोत्साहित करता है। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। युवा की सूचित सक्रिय नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी जो समृद्धि में सहायक होती है। जब हम युवा को अधिकारों की रक्षा करते हैं तो साथ ही जिम्मेदार नागरिकता की महत्व को भी सार्थकता देना उतना ही महत्वपूर्ण है। युवा शब्द अधिकार केवल शब्द ही नहीं, हमारे युवा को संभावनाओं को पोषित और सुरक्षित रखने की एक कमिटमेंट करता है। उनके अधिकारों को सुरक्षित कर हम हमारे देश के लिए एक उज्जवल और समृद्धिशील भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां हर युवा व्यक्ति सफल हो सकता है और हमारे महान राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान कर सकता है। आज के हमारे युवा अधिकार मंच की शुरुआत हम युवा के सबसे ज़रूरी ज़रूरत से करेंगे, जो है एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा हर युवा अपने हक यानी अपने राइट्स के बारे में जानता है। तो इसी मुद्दे पे आगे चर्चा करने के लिए मैं अपने स्टूडियो में मौजूद अपने गेस्टों का पहले स्वागत करना चाहूँगी। गिरिराज जी, जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, प्रिंस वर्मा जी, ये भी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और आदित्य तिवारी जी, ये हाई कोर्ट के अधिवक्ता। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल है गिरिराज जी से। गिरिराज जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि युवा, जिसे हम कहते हैं कि समाज का सबसे बड़ा पिलर है, ठीक है, तो उनकी जो मेन बेसिक नीड्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको कैसे हम पूरा करके समाज में उनका योगदान ले सकते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे है गिरिराज जी कि आज की डेट में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो क्या है? देखिए, युवाओं की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो युवा का बिहेवियर, युवा का व्यवहार खुद होता है। क्योंकि देखिए, जब युवाओं के राइट्स की बात होती है, उनके समस्याओं पे कभी बात होती है, तो ऐसे मुद्दों को, ऐसे प्रोग्राम्स को खुद स्किप कर दिया करते हैं, उसे देखते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं से जनरेट हो जाती है। इसके अलावा हमारा पूरा सिस्टम युवाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम उनको ऐसी शिक्षा तो दे रहे हैं, बट वो शिक्षा इस लेवल की नहीं हो पा रही कि उन्हें शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुरंत जॉब मिल जाए, या फिर वो शिक्षा, अभी सबसे बड़ी समस्या ये भी उत्पन्न हो गई कि शिक्षा को लगातार हम महंगा करते जा रहे हैं। हमारा सिस्टम जो भी है वो महंगा शिक्षा होता जा रहा है, जिससे कि आसानी से शिक्षा ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम आगे इस पे भी और बात कर देंगे। मेरा अगला सवाल प्रिंस वर्मा जी आपसे है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज की डेट में युवाओं में सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो बेरोजगारी है। एक सर्वे के मुताबिक 36% युवा जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि युवा क्या है। अगर हम युवा का उल्टा कर देते हैं तो होता है वायु की वेग को जिस दिशा में हम मोड़ दें, वायु उस दिशा में कुछ भी कर सकती है। वैसे ही युवा होता है, युवा को जिस भी दिशा में हम, हमारी सरकार या स्वयं युवा अपनी ऊर्जा को जिस भी वेग में लगाएगा, युवा कुछ भी कर सकता है। तो विषय ये है कि बेरोजगारी की बात है, तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। बेरोजगारी की परिभाषा अगर ये है कि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, रिसर्च कर लिया और वो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि बेरोजगारी की परिभाषा सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है कि कोई व्यक्ति नौकरी नहीं पा रहा है। बेरोजगारी की परिभाषा इस कदर विस्तृत है कि बेरोजगारी, अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया है, किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या किसी ने रिसर्च किया है, तो महत्वपूर्ण यह है कि उसकी शिक्षा के अनुसार जो उसकी पे स्केल है या उसकी जो है इनकम है, वो उसकी शिक्षा के अनुकूल है या नहीं है।
अगर वह रिसर्च करके भी 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहा है तो वो भी बेरोजगारी की परिभाषा में आता है। दूसरी बात रही, ये एक पहलू है जहाँ पर शायद हमारा सिस्टम है जो सफल नहीं है लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार रोजगार दे पाने में। पर दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो व्यवसायीकरण हो गया है, यानी कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे कॉलेजेस भी खुल गए हैं जहाँ पर शिक्षा सिर्फ एक डिग्री बेचने का माध्यम बन गई है, जहाँ पर छात्र पैसे देकर नकल करके पास हो जाते हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च की डिग्री ले आते हैं। अगर हम उन भी विद्यार्थियों को जो है इस दृष्टिकोण से देखें कि वो छात्र शिक्षित हैं और उनको उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी की परिभाषा में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में दो पहलू हैं, जहां पर एक तो ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसी विद्यालयों पर रोक लगा नहीं पा रही है जहां पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर की जो डिग्रियां हैं वो बिक रही हैं। दूसरा ये है कि एक तरफ ये है कि जो शिक्षित वर्ग है और उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारे देश का जो अच्छा दिमाग है वो दूसरे देश की ओर पलायन कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कारण होगा। शायद सरकार उनकी शिक्षा के अनुसार जो उनकी सैलरी होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। ये ऐसे विभिन्न जो है कारण हैं जिनके अनुसार हम बेरोजगारी पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी आगे हम विस्तृत पे चर्चा करेंगे इस विषय पे। जी, मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे है, शिक्षा को ही लेके है। अगर हम बात आज से 15 से 20 साल पहले जाते हैं, तब शिक्षा का स्तर क्या था और अब आज की डेट में शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है? देखिए, दो शब्द हैं, एजुकेशन और लिटरेसी। आदमी आजकल एजुकेटेड तो हो रहा है, लिटरेट तो हो रहा है, लेकिन एजुकेटेड नहीं हो रहा है। हमारी स्कूलों में भी न इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, न स्किल डेवलपमेंट करने की व्यवस्था है। लोग पढ़ ले रहे हैं, बस डिग्री मिल जा रही है सबको डिग्री चाहिए। डिग्री के बाद उनका क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। केवल और केवल डिग्री लेना ही बड़ी बात नहीं है ना भाई। आदमी बेरोजगार क्यों है? उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। जब तक आदमी के पास स्किल ना हो तब तक आदमी कैसे रोजगार पाएगा? अच्छा, एक रोजगार की परिभाषा हमारे देश में सबसे बड़ी ये खराब हो गई है। जब तक आदमी सरकारी नौकरी नहीं करेगा तब तक वो रोजगार नहीं है। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए भाई, इसी हिसाब से तो मैं भी कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, ठेले वाला कहेगा मैं बेरोजगार हूँ। बल्कि बेरोजगारी ये है, आम इंसान की नज़र में बेरोजगारी केवल और केवल सरकारी नौकरी पर है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आदमी बेरोजगार है। बल्कि मेरे हिसाब से चाय वाला भी रोजगार पा रहा है, रिक्शा वाला भी पर डे 600-700 रुपये कमा रहा है। तो रोजगार इस तरह से हमको, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको केवल लिटरेसी नहीं, एजुकेशन व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि सबसे पहले स्कूलों में शुरू होती है। ना ही हमारे स्कूलों में इस तरह की कोई व्यवस्था है, ना ही घर में इस तरह का क्रियाकलाप होता है कि घर वाले ही सिखा पाएँ कि कोई स्किल डेवलपमेंट है। एक ही चीज़, रटी रटाई चीज़ है कि बचपन से सेट कर दिया जाता है कि आपको क्या बनना है। ना ही हुनर के बारे में ध्यान दिया जा रहा है, ना ही स्किल के बारे में ध्यान दिया जा रहा है, ना ही मेरे बच्चे को पढ़ना क्या है इस बारे में ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको घर से और स्कूल से, जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है यहाँ से, और स्कूल एजुकेशन और ग्रेजुएशन से सीखनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण तो यही है। मेरा अगला सवाल आप तीनों के लिए है। कहने के लिए भारत में लोकतंत्र है, लेकिन आज की जो जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन, जो युवा है या जो हमारी जनता है, या उनको अपने ही हक के लिए या अपने जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ता है, जहां उनके ऊपर लाठीचार्ज होते हैं और कई तरीके के अमानवीय व्यवहार भी किए जाते हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना हमारा राइट है।
इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे निर्णय में क्लियर भी किया है कि जो राइट टू ये धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, वो फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बट उसमें वायलेंस शामिल ना हो, वो पीसफुली किया जाए, सिस्टम में किया जाए और सारे जो भी नियम कानून हैं उसको मान के किया जाए। देखिए, ये जो भी प्रोटेस्ट हैं, बेसिकली प्रोटेस्ट इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया, हम पुराने ज़माने से चलें या मतलब जब हम सिविलाइज्ड हो रहे थे या सिस्टमेटिकली डेवलप हो रहे थे, किसी को किसी से कोई बात मनवानी हो तो वो वायलेंस पे ना आए, उसे मारे पीटे ना, उसके साथ जबरदस्ती ना करे, अपनी बात इस तरह से आप रखिए कि सामने वाला जो अथॉरिटी है उसको समझ जाए। तो प्रोटेस्ट एक माध्यम था कि आपको कोई समस्या है तो आप रखिए, सामने वाला उसको सुनेगा। प्रोटेस्ट एक ऐसा माध्यम था कि आपकी समस्या उनके तक पहुंचेगी, उसका सॉल्यूशन देंगे। बट आजकल जो देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट को जिस तरह से हमारी सरकारें, चाहे वो किसी राज्य में किसी की सरकार हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई खास सरकार, जिस राज्य, अलग अलग राज्य में अलग सरकारें हैं, वो भी प्रोटेस्ट को कैसे वो करती हैं, दबाती हैं, कुचल देती हैं। ये क्या है कि एक एजुकेटेड समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, हाँ, उसका माध्यम सही होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। बात अगर शिक्षा की हो रही है तो मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, उसमें जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तय होती हैं, लेकिन उसकी तय मात्रा से ज़्यादा लोग उस फॉर्म को भरते हैं और अपने आप किस्मत को आजमाने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को पड़ता है कि वो मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, और जब पेपर का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, पेपर लीक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों का युवाओं पे क्या असर पड़ता है? समस्या क्या है कि हमारी सबसे भारत, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है कि हमारे देश में हर व्यवस्था के लिए पॉलिसी तो फ्रेम हो रही है, हर व्यवस्था को सुचालित रूप से चलाने के लिए सरकार नियमावली, लॉ बना तो रही है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर हो पा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आपने पन्नों में आपने लॉ बना दिया, आपने नियमावली बना दी, आपने पॉलिसी बना दी, पर अगर उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उन लॉज का, उन पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जो आपने सवाल पूछा है कि जो परीक्षाएं जो सरकार के द्वारा करवाई जाती हैं और उसके बाद वो परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें, हाल ही में आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में के द्वारा, उसके बाद कांस्टेबल का परीक्षा जो है करवाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और देश का भारी युवाओं के द्वारा उसमें उस परीक्षा में पार्टिसिपेशन किया गया, और अंततः क्या हुआ कि वो दोनों परीक्षाएं सरकार के द्वारा कैंसिल कर दी गई, क्योंकि कारण ये था कि पेपर लीक हो गया। ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की, क्योंकि इन परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार के ही द्वारा एजेंसीज नियुक्त की जाती हैं, और अगर सरकार के द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं या व्यवस्था में कहीं लूप होल है जिसकी वजह से पेपर जो है लीक हो रहा है, इसकी वजह से सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है युवाओं का, जिन्होंने अपने जीवन के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल उस परीक्षा को निकालने के लिए, उस परीक्षा में मेहनत करने के लिए उन्होंने दिए। बहुत बड़ी विफलता है सरकार की, मैं कहूँगा। और इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए इन सब परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए। दिन प्रतिदिन जो है सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। पहले अलग तरीके की एजेंसीज एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी, अभी सरकार के द्वारा अलग तरीके की एजेंसीज जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा रही हैं। और सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं जो मान लेते हैं, जैसे एसटीएफ है या अन्य एजेंसीज़ हैं, जो आरओ की परीक्षा थी या कांस्टेबल की थी या अन्य परीक्षाएं जो भी हैं, वो अगर पेपर लीक होना जो है अगर सरकार मान लेती है और परीक्षा को रद्द कर देती है, तो सरकार के द्वारा जो स्थापित इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, क्या वो यह तक नहीं पता लगा पा रही हैं कि ये पेपर लीक कैसे हो रहा है और ये क्या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम बात करेंगे युवा की, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, परीक्षा है, रोजगार है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विस्तार में बात करना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें बेसिक एजुकेशन से, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन का ऐसा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि आम या कह लें गरीब घर का बच्चा वो शायद किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी फीस जो है 5,000 10,000 रुपये महीने की है। और अगर हम उसी जगह पर बात करें सरकारी स्कूल जो प्रदेश सरकार चलाती है, वहाँ पर शायद शिक्षक शब्द उनके लिए उचित नहीं होगा, उनके लिए उचित शब्द होगा मल्टीटास्क वर्कर, क्योंकि उनको जनगणना भी करनी है, उनको मिड डे मील भी चलाना है, उनको 5 तक स्कूल है, उसमें 2 टीचर हैं, उनको 5 कक्षाओं के बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको घर से पकड़ के भी लेके आना है। तो शायद हमारे हिसाब से उनका महज एक शब्द देना शिक्षक वो जो है सीमित होगा, क्योंकि इतनी जो है जिम्मेदारियां सरकार ने उन शिक्षकों के ऊपर लाद रखी हैं, तो मुझे लगता है उनको मल्टीटास्क वर्कर ऑफ गवर्नमेंट कहना चाहिए। तो ये हमें लगता है कि सरकार हमारे संविधान में जो है पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात का जिक्र किया गया कि जो है जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको जो है संवैधानिक जो है अमेंडमेंट के बाद अंडर आर्टिकल 21A इस बात का फंडामेंटल राइट दिया गया कि जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो शायद हमें लगता है कि सरकार खाना पूर्ति कर रही है, क्योंकि आज भी आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखेंगे तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है, पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिग्रेड हो गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम अपने ही देश की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी, हम अपने भूतकाल से उसका कंपैरिजन करें तो शायद बहुत बेहतर थी पहले, क्योंकि आज की दौर में सरकारी स्कूल जैसे मशरूम जैसे निकलते हैं, वैसे सरकारी जो है स्कूलों को बना तो दिया गया है, बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपने स्कूल बना दिए, दीवारें बना दी, कक्षाएं बना दी। इट्स डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू आर प्रोवाइडिंग। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार पूर्णतः विफल है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार लिटरेसी रेट काउंट करती है। व्हाट इज़ लिटरेसी? क्या बच्चा पढ़ना और लिखना जानता है, इतना सक्षम है, इतना जो है किसी बच्चे के भविष्य के लिए पर्याप्त है? Rather being literate, government should focus on कि whether the person is educated or not, student is education or not। अगर हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में 3 चीज़ें होती हैं, विद्या, विनय और विवेक। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन, हम्बलनेस एंड विजडम। तो ये 3 अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी में इन 3 चीज़ों का जो है समीकरण नहीं बैठेगा तो एक व्यक्ति अच्छा इंसान शायद नहीं बन पाएगा, या एक रीजनेबल इंसान नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें लगता है कि आज के दौर में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे बच्चों को मशीन बना रही है, रोबोट बना रही है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि, या बताया जाता है, सिखाया जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, एडवोकेट बनना है, IAS बनना है। पर शायद ही कोई ऐसा सी संस्था होगी या शायद ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ पर यह भी सिखाया जाता हो कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में प्रोफेशनल एथिक्स की कमी है। प्रोफेशनल एथिक्स की कमी का मतलब है हमारे यहाँ पर जो भी लोग अब किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर अपनी प्रोफेशन को लेके जिम्मेदारियां जो हैं उसका निर्वहन सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चोरी है, मक्कारी है, बेईमानी है, चाहे वो हम ब्यूरोक्रेसी को ले लें, चाहे हम वो एडवोकेसी को ले लें, चाहे हम वो मेडिकल फील्ड ले लें। जिस उद्देश्य से इन सारी संस्थाओं को बनाया गया है, क्या वो सारे उद्देश्य फुलफिल हो रहे हैं? तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमारी शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, ना कि सिर्फ लिटरेट होगा, जहाँ पर व्यक्ति को पढ़ने और जो है लिखने की समझ आएगी, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के पर्सनालिटी में इन तीनों का जो है समीकरण नहीं होगा, तब तक व्यक्ति एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार जो है किसी भी चीज़ को एक सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकती है, और जैसे एक परिवार में माता पिता की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही एक देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देश की जनता की हित के बारे में सोचे और उनके भविष्य के बारे में विचार करे।
अगर करें सरकारी स्कूलों की, जो गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं ना कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक पहलू और निकल के आता है हमारे सामने सरकारी स्कूलों का, जो आज की डेट में हमें वीडियोस देखने को मिलती हैं वर्किंग साइट्स पे, कि अगर टीचर, जो सरकारी स्कूलों का जो टीचर होता है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, उसे उसी सब्जेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती है। और अगर वहीं बात करें स्टूडेंट्स की, वो जिस सब्जेक्ट का पेपर दे के निकल रहे होते हैं, उसे उस सब्जेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती, तो बेसिक स्पेलिंग्स तक नहीं आती है। तो ये स्तर हो गया है शिक्षा का। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे गिरिराज जी? मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए नंदिनी, इस पे मेरा ये कहना है कि ये जो समस्या है वो जड़ में समस्या है। जब हम एक टीचर को लेते हैं और उसका एक स्पेलिंग टेस्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम तना को पकड़े हुए होते हैं, पेड़ का। लेकिन समस्या एक्चुअली तना में नहीं होता है, समस्या हम उसके जड़ में होता है, पूरे सिस्टम में। जरा क्वेश्चन तो इस पे उठना चाहिए कि यदि वो कौन सा ऐसा एग्जाम था, सिलेक्शन एग्जाम, जिसने उस टीचर को पास करा दिया? वो कौन सा ऐसा इंटरव्यू था, वो कौन सी ऐसी डिग्री थी जो उसे शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल बना दी? तो क्वेश्चन उसके स्पेलिंग ना जानने पे, ये प्रश्न सिर्फ उस व्यक्ति या उस टीचर के ऊपर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन है कि आपने ऐसा कौन सा प्रोसीजर रखा था कि वो पास होके उस हडल को मतलब क्वालिफाई करके शिक्षक बन गया है। पहला बात ये। दूसरा बात, बार बार ये अभी सभी लोगों ने बोला, आदित्य ने बोला, प्रिंस जी ने बोला कि हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है एजुकेशन पे, एजुकेट बनाना लोगों को, ना कि लिटरेट, मतलब कि शिक्षित बनाना है, ना कि साक्षर। मैं इस पे थोड़ा सा, मतलब जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो, मैं क्लियर कर दूं कि क्या बनना है आपके अंदर, ऐसा क्या चेंज होना है कि आप एक साक्षर से शिक्षित बन जाओगे। देखिए, आपको पता है कि देश का कानून है कि बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना अपराध है, जुर्माना, फाइन देना पड़ सकता है। आपको पता है, किताबों में लिखा है, कानून में लिखा है, पार्लियामेंट ने इसे पास किया है। सिर्फ आप जानते हैं और नहीं मतलब गाड़ी चलाते टाइम नहीं हेलमेट पहनते हैं, तो आप एक साक्षर हैं, आप लिटरेट हैं, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन पता है, आपने कहीं कहीं से पढ़ा है, आप अवेयर भी हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में। आप सिर्फ और सिर्फ साक्षर हैं। लेकिन आप ये जानते हुए जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट लगा रहे हैं, और ये कहते हुए अपने आप को हेलमेट लगा रहे हैं कि हमारे देश का कानून है, हमें ऐसा बताया गया तो हमें पहनना पड़ेगा, तो आप एक शिक्षित नागरिक हैं। तो साक्षर और शिक्षित का यही अंतर है कि चीजों को सिर्फ आप पास कर लिए, सिर्फ जानते हैं, लेकिन उसको अपने आम जीवन में, उसको समाज के हित में अपनाते नहीं हैं, तो आप सिर्फ साक्षर हैं। तो शिक्षित बनाना होगा, ये अभियान चलाना होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा हम ये कहेंगे कि जो ये टीचर का जो एग्जाम्पल आपने कोट किया हमारे क्वेश्चन में शुरू में ही, उन्हें स्पेलिंग नहीं आती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जिम्मेदार है। जो लोग इंटरव्यू लेके, जो लोग डिग्रियां बांट के उन्हें मास्टर बना दिए, शिक्षक बना दिए, वो लोग जिम्मेदार हैं। वो सिर्फ एक इकलौता वो बंदा नहीं जिम्मेदार है। हाँ, इस पे हम भी एक चीज़ कहना चाहेंगे। जैसा प्रिंस जी ने कहा था कि रोबोट बनाया जा रहा है बच्चों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने के स्टेज में आया, उससे तुरंत घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मतलब अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। कभी घर वाले या कोई भी हो जिनके बच्चे हैं, कभी उनसे पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि आप बेटा बनना क्या चाहते हो? इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ना ही इसी कारण से ना ही उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ना ही उन्हें एजुकेट करने की बात की जाती है। केवल और केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कह दिया जाता है कि बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, उसी लाइन पे उनको बढ़ाया जाता है। अच्छा, एक दूसरी चीज़, जैसा प्रिंस जी ने बताया था कि ये केवल व्यावसायिक होता जा रहा है, बिल्कुल सही है, वो व्यावसायिक ही होता जा रहा है। जैसे जहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है, जिस सोसाइटी के जिस वर्ग के लोगों को, वो मिल ही नहीं रहा है। जैसे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, मुझे याद आया, यूपी स्कॉलरशिप स्कीम है, बच्चों को मिलती है। जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको सबको मिल जा रही है। मिलनी चाहिए बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को है। अच्छा, जिनको मिल भी रही है उनको जो स्कीम में प्रोवाइडेड है, जो सारी चीज़ों जो नियम में प्रोवाइडेड है, उस हिसाब से नहीं मिल रही है। 50,000 स्कॉलरशिप है, 50,000 मिलनी चाहिए, मिल रही है 7,000 रुपये। बहुत बार शिकायतें होती हैं, कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि सबका इसमें परसेंटेज बटा हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला तो स्कॉलरशिप स्कीम का ही चल रहा है। तो सबसे बड़ी कमी तो इस चीज़ की है कि जो चीज़ें स्कीम
बनाई जा रही हैं उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर इस लेवल पे गिरता चला जा रहा है, इस लेवल पे गिरता चला जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे केवल और केवल मिड डे मील में खाना खाने जा रहे हैं। प्राइमरी टीचर शिक्षा का काम छोड़कर बाकी सारे काम उनसे कराए जा रहे हैं। इलेक्शन का काम, कोई और सर्वे का काम, अभी इलेक्शन आ रहा है, प्राइमरी टीचरों से वो बीएलओ का भी काम कराया जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन है, अच्छा जो इसमें बड़े स्कूल्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग या बड़े ग्रेजुएशन वाली डिग्रियां हैं, उसमें लोग सब सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं, आईआईटी और आईआईएम इसमें। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाने देना चाहते। इवन खुद प्राइमरी स्कूल के टीचर का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी, किताबें वहीं उनके यहाँ भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं सीबीएसई बोर्ड की, जो किताबें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन लोग आ ही नहीं रहे, न टीचर पढ़ा रहा है, न टीचर के अंदर क्वालिफिकेशन है, न बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, न घर वाले पढ़ाना चाह रहे हैं। बस वो जो गांव के बच्चे हैं केवल प्राइमरी स्कूल में वही मिड डे मील में खाने जा रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों पर सरकार इतना पैसा वेस्ट कर रही है, 80-80 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छा वो जितने टीचर हैं जिनको तनख्वाह दे रही, इतनी हाई तनख्वाह दे रही है, उन सब की क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। कोई बीएड करा है, बीटीसी करे हुए हैं, पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएटेड हैं, पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, बहुत कम ही टीचर हैं कि जिनको स्पेलिंग वगैरह नहीं आ रही है, लेकिन जितने बहुत सारे हैं उसमें जिनको सब कुछ आ रहा है। लेकिन ना बच्चे भाई पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे टीचर तो तब जब बच्चे पढ़ना चाहेंगे ना। अच्छा बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो पढ़ाएंगे क्या? तो इन सब चीज़ों पर घर वालों को, सरकार को, टीचर को, सब मतलब सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। बहुत ब्रॉड लेवल पे चेंज की ज़रूरत है जो कि बहुत आवश्यक है। लेकिन इन सब चीज़ों पर कभी कोई बात नहीं करता, ना ही कभी कोई जिनको ये पावर दी गई है इन सब चीज़ों पर बात करने की, ना वो कुछ कर रहे हैं, ना ही जिनको सोचना चाहिए, जिनका खुद का अधिकार है, ना वही बात कर रहे हैं। स्कूल विश्वविद्यालय आ गया, विश्वविद्यालय में जैसे छात्र प्रोटेस्ट की बात आई थी। प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छात्रों का सबसे ज़्यादा जो अधिकारों का हनन होता है वो छात्रों के अधिकारों का हनन होता है। ना बच्चे घर पे कुछ बता पाते हैं, ना बच्चे अपनी बात उठा पाते हैं। कुछ ही एक दो नेता होते हैं जिनके माध्यम से उनकी बातें उठती हैं, वो भी केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने, विधायक जी के साथ फोटो खिंचवाने और इन सब चीज़ों में आने के लिए सवाल उठाते हैं। बाकी वहाँ पर भी बहुत ब्रॉड लेवल के चेंज की जरूरत है कि ये जो प्रोटेस्ट की बात आती है, प्रोटेस्ट पे भी कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है प्रोटेस्ट का, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय अपना यहाँ पे छात्र संघ खत्म ही कर दिया गया, तो जो कि बहुत गलत बात है। छात्र संघ होना चाहिए लेकिन उसमें क्वालिटी और उसमें सही से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि किस लिए छात्र संघ बनाया गया है और छात्र संघ किन किन अधिकारों के, युवाओं के अधिकारों के लिए, छात्रों के अधिकारों के लिए बनाया गया है। उन सब चीज़ों पर होता भी नहीं है, बहुत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ब्रॉड लेवल चेंज की जरूरत है, जिसपे बहुत विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जिनको सोचना चाहिए वो सोच ही नहीं रहे, मतलब सरकार को सोचना चाहिए, सरकार सोच नहीं रही है। इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए सरकार को। जी, युवा जो कि समाज का सबसे बड़ा स्तंभ है, ठीक है, लेकिन उनकी जो एक मेंटल हेल्थ है उसकी अगर बात की जाए तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि जो युवा है वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, सुसाइड कमिट करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा मैंने अभी बताया था, घर वाले अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोप दे रहे हैं। जो चीज़ें उनके अंदर जितना इम्यूनिटी है उससे ज़्यादा उनसे काम कराने की सोची जा रही है। बच्चा जैसे उसके अंदर क्वालिटी है कि वो बड़ा होकर एडवोकेट बनेगा या बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, और उसका पिता या माता जो भी उसके गार्जियन हैं वो बचपन में या अपने सपने नहीं पूरे कर पाए हैं डॉक्टर बनने का, तो इंजीनियरिंग क्वालिटी वाले बच्चे को डॉक्टर बनाने का सोच रहे हैं। यूपीएससी क्वालिफाई, बचपन में उनके पिताजी उनके माताजी यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाए तो अब उनका लड़का आईएएस बनेगा, ये थोपा जा रहा है उनके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मीद से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद उनसे की जा रही है। तो सुसाइड का सबसे बड़ा कारण ये है। सबसे बड़ा ये आप देखेंगे कि कोटा में बच्चे जाते हैं, कोटा में रह रहे हैं, वो
कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए सालाना वो खर्चा कर रहे हैं उनके घर वाले। जी। हर एक आम आदमी ये सोचता है कि मेरा लड़का जाके कोटा में पढ़े, दिल्ली में जाके यूपीएससी की तैयारी करे। एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि वो ज़मीन बेचकर, घर गिरवी रखकर अपने बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सोच है कि हमारा बच्चा कोचिंग करके ही सिलेक्शन ले सकता है। वो जाएंगे, घर द्वार सब गिरवी रखकर बेच कर उनको पढ़ाएंगे बच्चों को। अच्छा, बच्चे के अंदर कैपेसिटी नहीं है वो इंजीनियरिंग बन पाए या डॉक्टर बन पाए, वो पढ़ रहा है केवल और इसलिए कि हमारे माता पिता चाहते हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया है कि हमको हमारे पिताजी इतना खर्चा करके भेजे हैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा पूरा पिताजी जितना खर्चा किए हैं, ज़मीन गिरवी रखे हैं, वो सब खर्चा हो जाएगा और वापस भी नहीं आ पाएगा, हम नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सुसाइड का कारण तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद उनसे की जा रही है। इसका इलाज ये है कि जैसे ही बच्चा 9-10th में पहुँचे, 11th में पहुँचे, आप खुद उससे पूछे बेटा तुम करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो तुम। जो उसकी कैपेसिटी है आप उसके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको पढ़ाइए। आपका बेटा अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको यूपीएससी की तैयारी कराइए। आपका बेटा अगर कोटा जाके तैयारी करना चाहता है या इंजीनियर खुद से इंजीनियर बनना चाहता है तब आप उसको तैयारी कराइए, इंजीनियरिंग कराइए। बहुत गलत सोच है। हम लोग के टाइम पे भी जब हाई स्कूल इंटर में थे, सबके घर वालों की यही सोच होती कि आर्ट साइड नहीं लेना है, हमारा बेटा साइंस साइड ही पढ़ेगा, क्योंकि उनकी ये सोच है कि साइंस साइड से ही पढ़ेंगे, मैथ या बायोलॉजी ही पढ़ेंगे तभी कोई ना कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन सकता है। तो बहुत सारे आजकल तो सरकार की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चल रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। स्किल इंडिया चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, तो इसमें सरकार चला तो रही है। स्किल इंडिया मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो ठीक से नहीं कर रही है। बहुत अच्छी स्कीम है, कंप्यूटर एजुकेशन देती है, बहुत सारे और स्किल डेवलपमेंट करती है, लेकिन फर्जी डिग्रियां, बट जैसे प्रिंस भाई ने बताया था कि फर्जी डिग्री बांटी जा रही हैं, फर्जी मार्कशीट बांटी जा रही हैं। तो ये फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट बांटने वाली जो प्रचलन हमारे देश में शुरू से चलता चला आ रहा है आदिकाल से, उस प्रचलन को खत्म करना चाहिए। जो आदमी पढ़े उसी को डिग्री दी जाए। जो आदमी जिसके अंदर जो स्किल है, जो रेगुलर कोर्स किया, जो रेगुलर पढ़ा है, उसी को ही वो सर्टिफिकेट दिया जाए। तब जाके आदमी के अंदर स्किल डेवलप होगा, तब जाके आदमी किसी चीज के लायक बनेगा। जैसे हमारे इसका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हीं सब चीजों को दुरुस्त करके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म की जा सकती है। इसी सवाल के साथ मैं प्रिंस जी के पास आना चाहूंगी। प्रिंस जी, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि युवा जो है सुसाइड की तरफ जा रही है, कमिट कर लेती है, ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी बात पे सुसाइड कमिट कर लेती है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर समस्या जड़ से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि आज का युवा सुसाइड कर रहा है, इसका क्या कारण है, तो सबसे पहले एक जो है छोटी सी कहानी बताते हैं कि जब हम लोग जो है छोटे थे, या हमसे एक पीढ़ी पहले जब लोग छोटे थे, तो ऐसी व्यवस्था थी कि बच्चा जब स्कूल जाता था, अगर वो पढ़ाई नहीं करता था या समाज में कहीं कोई गलती कर रहा होता था, तो शिक्षक को भी मारने का अधिकार था। और समाज में, आप किसी भी समाज में रह रहे होते थे तो वहाँ पे आपके जो चाचा दादा जो भी लगते थे, अगर आप कहीं कोई गलत कृत्य करते हुए पाए जाते थे तो उनको भी मारने का, डांटने का अधिकार था। तो क्या था कि ये जैसे एक कह लीजिए कि पर्सनालिटी में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आपका कैसे होगा? मान लीजिए कि आप जीवन में, आपको कभी कभी डांट नहीं पड़ी, आप भरी क्लास के सामने कभी मुर्गा नहीं बने, आपको कभी क्लास से बाहर नहीं निकाला गया, तो क्या है कि ये भी एक तरीके की जो है मेंटल एक्सरसाइज होती है। जब कोई बच्चा, जरूरी नहीं है कि मार खाए, हर बच्चा एक अलग रूप से उसका मानसिक स्तर होता है, लेकिन जहाँ तक बात है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो मतलब है कि कोई बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर है या आत्मिक रूप से कमजोर है, जिसके कारणवश वह सुसाइड कर रहा है। तो ये बच्चे मानसिक आत्मिक रूप से क्यों कमजोर हैं? इसी का कारण ये है कि आज के दौर में सरकार व्यवस्था लेके आई कि बच्चों को स्कूल में मारा नहीं जा सकता है, डांटा नहीं जा सकता है, या फिर बच्चों को इतना लाड प्यार दिया जा रहा है कि ना माता पिता डांटते हैं मारते हैं, ना या समाज का कोई व्यक्ति डांट मार सकता है। तो उनकी परवरिश भी इतनी जो है कह लीजिए कि फूल की तरह की जाती है, ओवर कि पैम्परिंग, हाँ कह सकते हैं उसको, ओवर पैम्परिंग उनकी की जाती है कि
उन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन काल में फेस ही नहीं किया होता है। तो जब जो है जीवन काल में उन्होंने बहुत ही उनकी परवरिश लाड प्यार से हुई होती है, और जब वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जहां पर उनको बेइज्जती महसूस होती है, उनको विफलता महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को वो फेस कर पाने के लिए या हैंडल कर पाने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित नहीं हुए होते हैं। इस वजह से ये इस तरीके के कृत्य करते हैं। दूसरी बात है, सुसाइड जो है कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सुसाइड लोग बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं, सुसाइड लोग सफल ना हो पाने की वजह से कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न जो है सिर्फ सुसाइड, हम युवा की अगर हम जो है आत्महत्या की बात करें तो सिर्फ हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे कि शिक्षा की वजह से जो है या ओवरबर्डन की वजह से वो सुसाइड या आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे हमारे जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से युवा सुसाइड कर रहा है, और महत्वपूर्ण विषय ये है कि सुसाइड क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब ये है, चूंकि युवा आज, अगर जो भी युवा मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत नहीं है या उसका विकास नहीं हुआ है, तो वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। और हमें लगता है कि आज हमें अभी जैसे आप किसी भी समस्या को उठाएंगे तो हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम जैसे विषय पे बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं, साक्षर कर रहे हैं, तो बच्चा पढ़ना लिखना सीख गया, वो जो है चीज़ें समझना सीख गया, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से विकसित हो पाया? क्या उसके अंदर इतना विवेक विकसित हो पाया कि वो सही और गलत का निर्णय ले पाए? तो ये महत्वपूर्ण है। यह है विवेक, यह है शिक्षा, ये सिर्फ साक्षरता नहीं है। साक्षरता से शिक्षा अलग है और शिक्षा से विवेक अलग है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, इसका मतलब कहीं से नहीं होता है कि वो समझदार है। तो देखिए, है क्या कि हम कंप्यूटर मशीन नहीं बना रहे हैं मनुष्य को, हमें एक ऐसा मनुष्य बनाना है जो रोबोट से अलग हो, जो सही और गलत को समझ पाए। तो इनके लिए युवा के हर एक पहलू पर काम करना आवश्यक है। वो चाहे आत्मिक मानसिक विकास हो, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे वह उसके विवेक का विकास हो। तो ये सारे अलग अलग पहलू हैं जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी के पहलू होते हैं, और इन हर एक पहलू पर विकास किया जाना अनिवार्य है। जब हम हर इन एक पहलू पर जो है बच्चे के काम करेंगे, तब शायद हमें लगता है कि हमारे देश में लोगों के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स भी आएगा। जैसे कि सरकार पॉलिसी बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि जो हमारी नीचे की एजेंसीज हैं वो शिक्षित हैं, पर शायद उनके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, जिसके कारणवश वह उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने की जगह पर ये सोचते हैं कि इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में हम कितना पैसा कमा सकते हैं या बचा सकते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, सड़क बनती है जब, तो कोई व्यक्ति इस बात पे चर्चा नहीं करता है कि सड़क कितनी अच्छी बनेगी, हर व्यक्ति इस बात पे चर्चा करता है कि सड़क को बनाने में कितना कमीशन जाएगा, कितना पैसा बचेगा। वैसे ही शिक्षा व्यवस्था है। और हमें लगता है कि सरकार भी कभी कभी हमें लगता है सरकारी व्यवस्थाएं बड़ी हास्यास्पद होती हैं, क्योंकि सरकार जब कोई टेंडर निकालती है, वो क्योंकि हमारे यहाँ पर एक टेंडर व्यवस्था है जिसमें शिक्षा भी जो है टेंडर व्यवस्था के अनुसार ही वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। तो सरकार कहती है कि सबसे कम पैसे में कौन काम कर सकता है। तो अलग मतलब ये तो जो है बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप जब ये कहेंगे सबसे कम पैसे में कौन काम कर सकता है, इसका मतलब है कि आप पूछ रहे हैं कि सबसे थर्ड क्वालिटी का कौन काम कर सकता है। तो रेदर आप जो है टेंडर की जो प्रणाली है जिसमें आप कहते हैं कि सबसे कम पैसे में कौन काम कर सकता है, रेदर यू शुड इम्प्रूव, यू शुड ब्रिंग सम इनोवेशन इन दैट पर्टिकुलर टेंडर जो है प्रोसेस, कि आप कहें कि आप कौन जो है सबसे क्वालिटी ऑफ जो है काम कर सकता है, या आप एक स्पेसिफिक अमाउंट रख दीजिए ना कि जो है
भाई सरकार है, सरकार को पता है गिट्टी मोरंग बालू कॉपी किताब आलू टमाटर केला जो आप बच्चे को दे रहे हैं उसका दाम सरकार के पास एजेंसी है, सरकार रेट खोलती, सरकार को पता है इन सबका क्या एक जो है कम से कम क्या दाम है। तो उसके अनुसार सरकार को एक मिनिमम बजट बना देना चाहिए, उसके अनुसार जो है व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। बड़ी ऐसी जो है समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर सत्ता में रहना अनिवार्य है रेदर देन कि उस सत्ता के द्वारा जनता का हित हो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट इन यूथ। इसी सवाल के साथ, इसी मुद्दे के साथ मैं गिरिराज जी के पास आना चाहूँगी और उनका नज़रिया भी एक बार जानना चाहूँगी कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। मैं दोनों लोगों के नज़रिए से थोड़ा सहमत भी हूँ, थोड़ा असहमत भी हूँ। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों लोगों के पॉइंट से कि जो उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारी फैमिली की उम्मीदें हैं, समाज की उम्मीदें हैं, या हमारी प्रेमिका की उम्मीदें हैं, या फिर एक प्रेमी की उम्मीदें हैं। युवाओं की बात हो रही है तो प्रेमिका प्रेमी कॉमन है। तो ये जो उम्मीदें हैं ये कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ लोगों को वो करती हैं, प्रिवेल करती हैं, उन्हें कंपेल करती हैं सुसाइड की तरफ। जैसे मैं बताऊं कि एक एग्जांपल लेता हूं। शायद ही मैं प्रिपरेशन करके, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं तैयारी करके मैं अधिकारी नहीं बनना चाहता। मेरी पर्सनालिटी एक अधिकारी पे सूट नहीं करती है। मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मैं एनजीओ चलाना चाहता हूँ, मैं समाज में एक्टिव रहना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर वालों की उम्मीदें मुझसे ये हैं कि मैं एक अधिकारी बनूं। मैं हालांकि मैं लॉ किया हूं तो मैं जज बनूं। वो मेरे ऊपर एक कंपल्सन की, एक बोझ की तरह है। यदि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले रिश्तेदारों को बोल दिए वो क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। इस तरह से हर एक युवा इन्हीं सब बोझों को लेकर चल रहा होता है। जो मजबूत युवा होता है फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली, या उसके जो फ्रेंड सर्किल हैं, लोगों से जुड़ा हुआ है, वो इस नेचर के हैं कि वो इसे स्ट्रांग रखते हैं, तो वो इस बोझ को सह जाता है, वो सुसाइड नहीं करता है। जो लोग कमजोर होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। तो मेन मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस ही हमारे सुसाइड के कारण होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कोटा में सुसाइड सबसे ज्यादा होता है, आदित्य जी ने बताया। यूपीएससी करने वाले सुसाइड ज्यादा करते हैं, प्रिंस जी ने बताया। ये लोग क्यों करते हैं जरा सोचिए। ये इन दोनों के पीछे के कारण फैमिली, रिलेटिव, समाज कहता है कि हमारा बेटा गया है आईआईटीएन इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने, अधिकारी बनने, आईएएस पीसीएस बनने। यही हमारे सर का बोझ हो जाता है। और आप जो देखिए लिमिटेड सीटें हैं, लाखों की भीड़ है, तो ये तो बड़ा अंडरस्टूड है ना कि वो भाग्यशाली 300 लोग ही वो आईएएस क्वालिफाई करेंगे उस ईयर में, 1 लाख तो करेंगे नहीं पूरे लोग। तो ये तो बड़ा जेन्युइन चीज है। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई नहीं किया वो बेकार लोग हैं, वो अनसक्सेसफुल लोग हैं। हमने खुद ही तय किया है, सेट किया है कि क्या सक्सेसफुल है, क्या अनसक्सेसफुल है, सफल लोग कौन है, असफल लोग कौन है। हमने बनाया है, समाज ने बनाया है, और हम उस बोझ तले दबे हुए हैं। ये सुसाइड के कारण बन जा रहा है। इसमें एक और चीज़ था, हाँ जी। सबसे बड़ी बात है सुसाइड का फेल होने का डर। युवाओं में सबसे ज़्यादा फेल होने का डर व्याप्त हो गया है कि हम अगर नहीं कर पाए तो वो क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे। तो ये एक जो है मेरा ये सजेशन था सरकार को, अगर ये पहुंचता है मेरी बात, तो जैसे मैं देखता हूँ विदेशों में एक सिस्टम चलता है, रिहैबिलिटेशन सेशन चलता है बच्चों का। जैसे उनके अगर व्यवहार में या उनके किसी तरीके में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर डिफेक्ट पड़ता है, डिफरेंस आता है, तुरंत उनको एक रिहैबिलिटेशन, मतलब साइकोलॉजिस्ट इनके कॉलेज में, हर एक स्कूल हर कॉलेज में होते हैं, उनके पास भेजा जाता है, पूछा जाता है, बाकायदे कॉन्फिडेंशियल तरीके से बताया जाता है कि आपकी समस्या क्या है भाई, फैमिली प्रॉब्लम है या लव अफेयर का कुछ चक्कर है, या कोई भी जो भी समस्या आप उनको बताइए, फिर उसको रिहैबिलिटेट करेंगे आपको। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ज़्यादा हो जा रही है युवाओं के बीच में, ना वो किसी से कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। तो ये चीज़ घर वालों को शुरू करना चाहिए, ये स्कूलों में भी होना चाहिए कि रिहैबिलिटेशन सेशन जरूर होना चाहिए। कम से कम बच्चे जो अपने मन में बोझ लेकर चल रहे हैं वो बताना तो चाहिए उनको कि भाई समस्या क्या है। तो सुसाइड का सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि वो अपने मन के बोझ को किसी से बता भी नहीं सकते। फेल होने का डर है, बहुत सारे एस्पेक्ट है, मतलब एस्पेक्ट बहुत सारे हैं जिनका एक बार में ही चर्चा तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट पर सरकार को, घर को
मतलब सरकार ही नहीं है, आदमी की सबसे बड़ी कमी है कि सरकार से ही सारी चीज़ें को एक्सपेक्ट कर लेता है। सबसे पहले स्कूल, बेसिक एजुकेशन, इन सब चीज़ों में चेंजेस आना चाहिए कि ये सब चीज़ें बच्चे, यूथ, घर वालों को या अपने स्कूल टीचर को, दोस्तों को बता सकें। तो ये चीज़ें चेंज लाना चाहिए, सोसाइटी को लाना चाहिए। सोसाइटी में हम भी आते हैं, हमारे घर वाले भी आते हैं, हमारे स्कूल टीचर आते हैं, हमारे प्रिंसिपल आते हैं, तो इन सब चीज़ों में बड़ा चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पे एक नया मुद्दा होगा युवाओं के अधिकारों के लिए, क्योंकि युवा शक्ति, युवा अधिकार, भारत का भविष्य, भारत का आधार। लोकतंत्र जब खतरे में आए, युवा, किसान और महंगाई जब सर चढ़ जाए, जनता के उन मुद्दों पर फिर होती है हमारी नजर। देखिए मेयर यानी नंदिनी मल्होत्रा के साथ युवा अधिकार।